नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और बुलेटिन की शुरुआत भी हम करेंगे क्रिकेट की खबर से। जी हां, टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत हुई है। ओवल में टीम इंडिया ने कल इतिहास रच दिया है। 50 साल बाद ओवल के मैदान में भारतीय टीम को टेस्ट मैच में जीत मिली है। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में 157 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे हो गया है। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे भारत। अब सीरीज हार नहीं सकता भारत। इंग्लैंड के सिर चढ़कर बोल रहा है भारत की महारत। इंग्लैंड ने 77 रनों पर 0 विकेट से अपनी पारी आगे बढ़ाई। पूरे 45 मिनट की मशक्कत के बाद पहली कामयाबी हाथ आई। रूडी बर्न्स शार्दुल की इस गेंद को खेलने को मजबूर हुए और गए। जब ऐसा लग रहा था कि शायद पहले सत्र में इंग्लैंड का कोई और विकेट नहीं गिरेगा, तभी ये हुआ। हमीद ने गड़बड़ी की, खामियाजा डेविड मलान भुगते। खैर, इंग्लैंड के रुख से साफ था कि वो मैच जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए खेल रहे हैं। लंच के बाद जडेजा ने हमीद के डिफेंस को तार तार कर दिया। 141 के स्कोर पर गिरा ये इंग्लैंड का तीसरा विकेट था। चौथे विकेट के लिए इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ा। इंग्लैंड के 146 के स्कोर पर बुमराह ने ओली पॉप को बोल्ड मारा। यहां से मैच बचाने के लिए इंग्लैंड को मेहनत भी करनी थी और किस्मत भी चाहिए थी, लेकिन वो कर ना सका। पहली पारी में 99 की लीड लेकर भी हारा इंग्लैंड। टीम इंडिया ने ऐसे बजाया इंग्लैंड का बैंड। इस जीत के एक नहीं कई नायक हैं। सबसे बड़े नायक हैं रोहित शर्मा। जब सब कुछ भारत के खिलाफ था, वो टीम के संकट मोचक बने और वाकई संकट हरण कर गए। आराम और इत्मीनान से खेलते हुए रोहित ने शानदार सेंचुरी लगाई। विदेशी जमीन पर टेस्ट में रोहित के बल्ले से निकला ये पहला शतक रहा। पुजारा के पराक्रम की भी दाद देनी होगी। कहां तो टीम में उनकी जगह पर सवाल थे, कहां वो इंग्लैंड के लिए बवाल बन गए। और शार्दुल ठाकुर के तो कहने ही क्या। दोनों पारियों में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पहली पारी में 57 तो दूसरी पारी में 60 रन बनाए। इस हार से इंग्लैंड जार रोएगा, बार बार रोएगा। खासकर इसलिए कि मैच के शुरुआती 2 दिन डोमिनेट करने के बाद भी वो कहीं का नहीं रहा। आज तक ब्यूरो। हरियाणा के करनाल में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई है। आज की महापंचायत आईएएस अफसर आयुष सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर है। हरियाणा सरकार आयुष सिन्हा का करनाल से ट्रांसफर कर चुकी है, लेकिन किसान प्रदर्शनकारी इस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं। जो भी हो, जहां से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सब छोड़ देता। किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तेवर पर हरियाणा में करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा का तबादला हो चुका है, लेकिन उन्हें लेकर हंगामा थमा नहीं है। आयुष सिन्हा को पिछले महीने करनाल के लाठीचार्ज का जिम्मेदार ठहराकर संयुक्त किसान मोर्चा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर अड़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने ये बात नहीं मानी तो मंगलवार को करनाल के अनाज मंडी में महापंचायत बुला ली गई है। किसान प्रदर्शनकारियों का प्लान मिनी सचिवालय का घेराव करना भी है। जहां तक पर्चा दर्ज करने का सवाल है तो ये बात को बार बार उल्टा रहे हैं, घुमा रहे हैं और अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं, प्रशासन भी और सरकार भी, जो बिल्कुल गलत है, जो नैतिकता के खिलाफ है। वो तो इनको देखना है, पैरामिलिट्री फोर्स करें, जो भी करें, हमने कौन सा कोई लड़ाई तो करनी नहीं, हमने तो किसी पे हाथ उठाना नहीं, हम तो हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक है। पिछले महीने करनाल में लाठीचार्ज की नौबत तब आई थी जब किसान प्रदर्शनकारी बीजेपी की एक बैठक का विरोध करने जा रहे थे।
पिछली बार से सबक लेते हुए अब की बार हरियाणा सरकार और करनाल प्रशासन अलर्ट है। करनाल में सोमवार दोपहर 12:30 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है भारत, इसमें सबको अपनी अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा करनाल को किसानों के गुस्से का नया केंद्र बना रहा है, लेकिन सरकार से लड़ाई पूरे देश में मोल ली जा रही है। 7 सितंबर की करनाल महापंचायत के बाद 9 से 10 सितंबर को लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक होगी। 15 सितंबर को जयपुर में किसान प्रदर्शनकारी किसान संसद बुलाएंगे। 3 कृषि किसानों के विरोध के नाम पर पिछले साल नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है। 5 सितंबर के मुजफ्फरनगर पंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट पर चोट का डंका बजाया जा चुका है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पंचशील यानी कि 5 शेरों की घाटी, वो प्रांत जिसने कभी किसी बाहरी शक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और हमेशा चुनौती दी, उसी पंचशील पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। हालांकि पंचशील की शक्ति और शौर्य का प्रतीक बन चुकी आवाजें अब भी तालिबान को ललकार रही हैं। इन आवाजों को पाकिस्तानी फाइटर जेट और ड्रोन के हमले से दबाया नहीं जा सकता। पराक्रम से भरे पंचशील अध्याय का ये वो एंटी क्लाइमैक्स है जिसकी ताक में तालिबान लगा था। 20 दिनों से पंचशील के बबरशेर तालिबान की आंख से आंख मिलाकर टक्कर दे रहे थे। तालिबान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था। लेकिन इस महाभारत में कौरव जीत गए दिख रहे हैं। तालिबान इन तस्वीरों के माध्यम से जीत का दावा कर रहा है। हम आज यहाँ हैं, ये लोगों की सरकार है। हम पंचशील के अपने भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि हम उन्हें पूरी सुरक्षा देंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर बांध लेने के बाद तालिबान का रूट पूरी तरह क्लियर था। बस एक स्पीड ब्रेकर बचा था, पंचशील का। 10 से 12 हजार जवानों वाली पंचशील की सेना ने 20 दिनों तक तालिबानी विस्तार की धार रोके रखी, लेकिन तालिबान अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचशील फतेह का दावा कर रहा है। जो लोग अशांति और असुरक्षा फैलाते हैं और जो युद्ध का रास्ता प्रशस्त करते हैं, हमारी सरकार इन मुद्दों पर बहुत संवेदनशील है। सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के हितों के खिलाफ की गई गतिविधियों को हम कभी मंजूरी नहीं देंगे। विदेशी सैनिकों की वापसी हमारे लोगों का गौरव थी और हम चाहते हैं कि इस बार इनके खात्मे के बाद हमारा देश सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हो जाएगा। हम इसी मंशा से काबुल आए थे। अगर कोई हथियार उठाता है और विरोध और दंगों का नाम लेता है तो बिना किसी शक वो हमारे पूरे देश और लोगों का दुश्मन है, क्योंकि इस देश के लोग युद्ध नहीं चाहते और युद्ध जारी रखने की कोई वजह भी नहीं है। लोगों को ये जानने की जरूरत है कि इस्लामिक अमीरात ने युद्ध खत्म कर दिया है और अब हम सभी को देश की समृद्धि और आजादी की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। पंचशील इस वक्त पूरी दुनिया से कटा है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है। दुनिया के तमाम देश का संपर्क भी अफगानिस्तान से कटा है। इन तस्वीरों के दम पर कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं होगा। हाँ, तालिबान अपनी इस तथाकथित विक्ट्री को लेकर तरह तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। तालिबान के प्रोपेगेंडा यूनिट ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में 2 हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। तालिबान इन्हें अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद का हेलीकॉप्टर बता रहा है और ये साबित करने में लगा है कि दोनों मैदान छोड़कर भाग निकले। लेकिन अहमद मसूद के ताजा वीडियो संदेश से तालिबान की विक्ट्री स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। अफगानिस्तान दमाहाई गुज़श्ता जंग, हम खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। तालिबान का विरोध जारी है। पंचशील में हमारी फोर्स अभी भी मौजूद है। तालिबान से लड़ना जारी रहेगा। मुख्तलिफ जंग बनुक्ते रसीद के अफगानिस्तान, यानी कि पंचशील अब भी एक पहेली बना हुआ है।
पंजशीर के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना खतरे से खाली नहीं। पंजशीर से आ रही तमाम खबरों का स्रोत ऐसा है कि इसकी सच्चाई जांची और परखी नहीं जा सकती। पंजशीर के 5 बड़े किरदारों के बारे में अपडेट जरूर आए हैं जो आपको जान लेना चाहिए। अपडेट नंबर 1, अहमद मसूद ताजिकिस्तान चले गए हैं। अपडेट नंबर 2, अमरुल्लाह सालेह भूमिगत हो गए हैं। अपडेट नंबर 3, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती मारे गए। अपडेट नंबर 4, अहमद मसूद के चचेरे भाई जनरल अब्दुल वादुद को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अपडेट नंबर 5, चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद भी तालिबानियों से मोर्चा लेते हुए मारे गए। पंजशीर फतेह हुआ या नहीं, अहमद मसूद का सुरक्षित निकल जाना तालिबान के लिए बड़ा सेटबैक है। पंजशीर परास्त हो गया तब भी तालिबान चैन से नहीं बैठ पाएगा। गुरिल्ला वॉरफेयर का फंदा उसके सिर पर हमेशा मंडराता रहेगा। अहमद मसूद के करीबी सहयोगी अली नजारी ने ट्वीट कर तालिबान को खरी खरी वार्निंग दी है। मेरे नेता और भाई अहमद मसूद सुरक्षित हैं और जल्द ही अपने लोगों को एक संदेश देंगे। तमाम विपरीत हालत के बावजूद नॉर्दर्न अलायंस का हौसला नहीं झुका है। अहमद मसूद के सहयोगी अली नजारी ने एक टीवी चैनल को जो कुछ भी कहा उससे साफ है कि नॉर्दर्न अलायंस का साया तालिबान के सिर पर भविष्य में भी मंडराता रहेगा। This isn't our first time experiencing this. We fought 10 years against the mighty Red Army. We fought 5 years against the Taliban and international terrorism in the 90s and early 2000s. This isn't the first time we're experiencing these challenges. We were able to overcome these challenges before. We'll overcome them again. 20 दिनों से तालिबानी तूफान के आगे नॉर्दर्न अलायंस प्रतिरोध का इकलौता प्रतीक बनकर खड़ा रहा, लेकिन आगे और कब तक खड़ा रहेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अंदरूनी मोर्चे पर तालिबान कितना टिक पाता है। अभी तो ये शुरुआत है और सत्ता की बंदरबाट में सिर फुटअव्वल तो अभी से हो रहा है। तालिबान अगर अपनी सत्ता को बिना किसी विवाद स्थापित नहीं कर पाया और आपसी विवादों में उलझा तो पंजशीर में प्राण लौटते देर नहीं लगेगी। आज तक ब्यूरो। तालिबान ने ही इस वक्त 2 फाड़ की खबरें आ रही है। जहां तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच तगड़ी भिड़ंत हुई है और इसलिए पाकिस्तान के ISI चीफ की अफगानिस्तान भी पहुंचे। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। तालिबान सरकार बनने में देर क्यों हो रही है? क्या है तालिबान और हक्कानी के बीच लड़ाई का सच? क्या हक्कानी को स्वीकार नहीं है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा? अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे तालिबान में अंदर खाने एक जंग सी छिड़ी हुई है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंज़दा के चयन को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। हक्कानियों और तालिबान के बीच गोलीबारी की खबरें भी आई। एक अमेरिकी वेबसाइट की माने तो तालिबानी सरकार के गठन में देरी की वजह भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सहमति ना बन पाना है, क्योंकि हक्कानी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी दखल दे रहा है। शनिवार को ISI चीफ तालिबान के बुलावे पर काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क के गहरे संबंध हैं और अब अफगानिस्तान के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोहम्मद हसन अखुंद को नॉमिनेट किया जाना भी तालिबान और हक्कानी के बीच फूट को बयां कर रहा है। आज तक ब्यूरो।